स्टूडेंट, मैं हूं श्रवण गोस्वामी। आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल है, इसलिए मैं आप लोगों से 4 लाइन कहना चाहता हूं कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट पत्थर भी भगवान नहीं होता। तो स्टूडेंट, आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग देखो क्लास 10 साइंस का, ठीक है, क्लास 10 साइंस का 70 का 70 नंबर बिल्कुल पक्का करने वाले हैं। अगर इस वीडियो पे क्लिक किया हो तो जरूर देखना लास्ट तक, क्योंकि आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। आज हम लोग इस वीडियो में 70 के 70 मार्क 70 के 70 मार्क बिल्कुल पक्का करेंगे, ठीक है। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना, और इस वीडियो का लाइक का टारगेट है केवल 20,000 लाइक, ठीक है। अब की बार 90 पार, देखो 20,000 लाइक हमें चाहिए इस वीडियो पर। और इससे एक बात याद आया जो कि नीचे लिखा हुआ है, श्रवण 20,000 यानी कि श्रवण 20,000। देखो ये है मेरी एक छोटी सी इंस्टाग्राम आईडी, मेरे इंस्टाग्राम आईडी माई इंस्टाग्राम आईडी है। आप लोग वहां जाके सर्च करो श्रवण 20,000, आपको हमारा इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगा। इसे आपको फॉलो करना है। फॉलो करने के बाद आप लोग हमारे पास कमेंट करो, और उस पर मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट नोट्स पीडीएफ प्रोवाइड करता हूं, ठीक है। और आपको वीडियो डालने से पहले नोटिफिकेशन इस पर मिल जाता है। और अगर अभी तक फॉलो नहीं किया हो तो जाके फॉलो कर लो। माई इंस्टाग्राम आईडी ये है, लिख दिया है, यही लिखो। और या फिर लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मेरे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओगे मेरे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मिल जाएगा, और उस पर क्लिक करोगे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर पहुंच जाओगे और अच्छे से स्टडी कर सकते हो, ठीक है। तो स्टूडेंट जाके जरूर फॉलो करना। मेरा अभी 100 फॉलोअर है, इसलिए इस खुशी में मैं आप लोगों को ये वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ, केवल 100। और आप इससे जाकर 1000 फॉलो जरूर कर दो, ठीक है। 1000 फॉलोअर हमें चाहिए, तो आप लोगों को सामाजिक विज्ञान का ऐसे बहुत महत्वपूर्ण वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। तो स्टूडेंट, अब की बार 90 पार 70 नंबर बिल्कुल पक्का। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। वाले हैं तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखना, और वीडियो पसंद आए तो ही लाइक करना, और आई होप कि वीडियो आपको पसंद ही पसंद आएगा, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं, जल्दी से सभी लोग लाइव जुड़ जाइए, और हम लोग तब शुरुआत करते हैं इस सेक्शन को। देखो हम लोग चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन इससे पहले अगर वीडियो लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दो, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, ठीक है। जल्दी से शेयर कर दो, ठीक है। शाम को 6:30 पर लाइव क्लास चलाई जा रही है, शाम को 6:30 पर, ठीक है। आपको लाइव क्लास दी जाएगी, तो जल्दी से शेयर कर दो इस टाइम को अपने फ्रेंड्स के साथ। चलो पहला क्वेश्चन, क्षारीय विलयन का पीएच मान है। क्षारीय विलयन जो होता है उसका पीएच मान होता है, पहले आप लोग मैंने पढ़ाया था आपको एसिड बेस एंड सॉल्ट का चैप्टर। देखो एक पीएच स्केल था, ठीक है, ऐसे यहां बीच में एक लाइन थी, ये 0 है, ये 14 है, 14 है, ये 7 है। अगर ये 7 से नीचे रहेंगे तो सभी अम्लीय होंगे, अम्लीय, और जो 7 से ऊपर होगा वो क्षारीय होगा। क्या होगा? क्षारीय होगा। तो अब आप लोग बताइए कि ये पीएच स्केल है, यहाँ 7 से कम अम्लीय और 7 से ज्यादा क्षारीय, तो इसमें बताओ क्या होगा, कौन सा आपका सही है? यहाँ स्टूडेंट ये नंबर नहीं है, सॉरी, ये आप लोग लिख लो 0, ए आप लोग यहाँ लिख लेना 0, ठीक है। ए आप लोग 0 लिख लेना। ये आपका V 7 है, C 7 से कम, D 7 से अधिक। अब आप लोग थोड़ा दिमाग लगा लो, ठीक है, 7 से अधिक होगा, ये आप लोग याद कर लेना, 7 से अधिक होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो अम्लीय होते हैं वो 7 से कम होते हैं, क्षारीय होते हैं वो 7 से अधिक होते हैं, लेकिन जो उदासीन होते हैं वो 7 होते हैं। जैसे जल आपका उदासीन है, वो आपका 7 होता है, ठीक है। जो 7 से ऊपर होंगे वो क्षारीय होंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, कोई विलयन लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, इसका पीएच मान क्या होगा? ये याद रखना, जो लाल लिटमस पेपर, जैसे ठीक है, ये रेड लिटमस पेपर है, रेड लिटमस पेपर को नीला कर दे, क्या कर दे? नीला कर दे, रेड लिटमस पेपर को नीला कर दे। तो ये जो रेड लिटमस पेपर को नीला करता है ना, वो आपका क्या होता है? क्षारीय होता है।
जो लाल लिटमस पेपर को नीला करता है वो क्षारीय होता है, और जबकि जो नीले लिटमस पेपर को लाल करता है वो अम्लीय होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है, कोई विलयन जो लाल लिटमस पेपर को नीला करता है वो क्षारीय होता है। और अभी मैंने बताया है जो क्षारीय होगा उसका क्या होगा, ऐसे बताया है 7 से अधिक होगा, 7 से अधिक होगा, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ठीक है, अब इसमें देखो 7 से अधिक क्या है, एक जो है ये 7 से अधिक है, या V 7 से अधिक है, या C 7 से अधिक है, ये सब नहीं है, सीधा D आपका 7 से अधिक है। तो ऑप्शन आपका D नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, D नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देख लो, अब यहाँ आप लोग थोड़ा माइंड लगाइएगा, वही स्टूडेंट्स क्वेश्चंस आते हैं कि जो 7 से, ये वही वाला आता है, ये 7 है, ये 0 है और ये 14 है। ठीक है, अब इधर जो होंगे 0 से 7 की ओर वो अम्लीय होंगे और इधर होंगे वो क्षारीय होंगे 7 से ऊपर। तो अब यहाँ देखो, एक विलयन का पीएच मान 5 है, यह विलयन है। अब अगर ये 7 से कम है तो ये अम्लीय होगा, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, इनमें से कोई नहीं। अब आप लोग देख लो 5 7 से कम है इसलिए ये अम्लीय होगा। ठीक है, अम्लीय होगा, याद रखना। ठीक है, क्या होगा, अम्लीय होगा। ठीक है स्टूडेंट, देखो 4 नंबर क्वेश्चन है, 10 की घात -6, ये कैसा लिखा हुआ जानते हो, 10 की घात -6 इस टाइप से लिखा हुआ है। ठीक है, देख लो इस टाइप से लिखा हुआ है, देखो इसमें एडिट करने में ऐसे लिख जाता है। ठीक है, तो ये 10 की घात -6 MHCl। ठीक है, विलयन का पीएच मान 2014 में आया है, बताओ इसका पीएच मान क्या होगा। अब यहाँ देखो 10 की घात -6 लगा हुआ है, तो ये -6 पीएच मान नहीं होगा बल्कि 6 होगा। ठीक है, 6 होगा। ठीक है, माइनस में पीएच मान नहीं होते, तो यहाँ इसका क्या होगा, 6 होगा, 7 ना होगा, ना -6 ना 0, 6 होगा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा, 6। अगला, एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का शक्ति 10 की घात -2 है, इसका पीएच मान क्या होगा, 10 की घात -2 है तो 2 होगा, क्योंकि -2 है। ठीक है, तो 2 होगा। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए ना, कोई डाउट तो नहीं है। ठीक है, बहुत इजी है सब, अम्ल क्षार एवं लवण चैप्टर से। अब आओ अगला, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित करेगा। देखो आप लोगों ने पढ़ा होगा सक्रियता श्रेणी या विद्युत रासायनिक श्रेणी, विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ा होगा। अब देखो अम्ल में, देखो कौन सी धातु अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित करेगा। जो स्टूडेंट तत्व या जो तत्व हाइड्रोजन से ऊपर होंगे वे इनमें से H को विस्थापित करेंगे। जैसे ये बीच में H होता है, अगर सक्रियता श्रेणी देखोगे, अब जो इनसे धनी होंगे, ऊपर होंगे, वही इसमें से हाइड्रोजन विस्थापित कर देंगे। जो गरीब होंगे वो नहीं, जो इनसे नीचे हैं वो नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ जो Pt है, Cu है तथा Hg है, ये नीचे होती है हाइड्रोजन की। अब ये हाइड्रोजन से नीचे होती है इसलिए विस्थापित नहीं कर पाएंगे। जो Mg होता है ये हाइड्रोजन से ऊपर होता है, इसलिए ये जो है ना हाइड्रोजन को आसानी से विस्थापित कर देगा। अगला क्वेश्चन 7, जस्ता धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके कौन सी गैस निष्कासित करती है। ए ओजोन, बी ऑक्सीजन, सी हाइड्रोजन, डी नाइट्रोजन। चलो जल्दी से कमेंट कर दो, जो जानता हो जल्दी से कमेंट कर दो। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो HCl होता है। ठीक है, अब HCl में कौन सा है, H है, तो इसलिए हाइड्रोजन गैस विस्थापित करेगा। ठीक है, जस्ता जो है ना वो H जो है ना हाइड्रोजन गैस को विस्थापित करेगा, याद कर लेना। यहाँ 8वां नंबर क्वेश्चन है, तत्व ABCD के मानक अपचयन विभव क्रमशः +0.60, ठीक है, एंड -0.35 या -0 नहीं, ये 150 लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ -2.71, तो इसमें से जो आपका सही आंसर है -2.71, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, डी। अगला देख लेते हैं, देखो हाँ अगला क्वेश्चन, फफोलेदार तांबे में कॉपर की प्रतिशत मात्रा होती है। चलो बताओ,
इसका सही आंसर है 98। ठीक है, 98% मात्रा होती है, 2 ना 70 ना 30। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है स्टूडेंट। तो समझ में आया ना, फफोलेदार वाला समझ में आया। फफोलेदार तांबे में से कॉपर का प्रतिशत होता है 98%। फिर 10वां नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। फफोलेदार कॉपर हैं, जो फफोलेदार कॉपर हैं, चलो बताओ जल्दी से। शुद्ध नंबर 1 तांबा, नंबर बी है कॉपर का अयस्क, नंबर सी है कॉपर की मिश्र धातु या कॉपर जिसमें 2% अशुद्धि पाया जाता है। जल्दी से कमेंट कर दो कौन सा सही आंसर है। ठीक है, चलो ये है आपका कॉपर जिसमें 2% अशुद्धियां होती हैं, जिसमें 2% अशुद्धियां होती हैं। आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। एसीटोन का आईयूपीएसी नाम होगा या एसीटोन का आईयूपीएसी नाम है? एसीटोन देख लो जल्दी से, पहले एसीटोन का फार्मूला ढूंढ लो फिर बताओ। तो इसका ब्यूटेनोन, प्रोपेनोन, ब्यूटेनॉल, प्रोपेनॉल। तो इसका सही आंसर होगा प्रोपेनोन। क्या होगा एसीटोन का? प्रोपेनोन। ठीक है, इसका सही आंसर स्टूडेंट प्रोपेनोन। और सभी लोग जल्दी से कमेंट कर दो। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। चलो अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर। इसको मैं बताऊं कैसे लिखा हुआ है, थोड़ा आप लोग नहीं समझ पाओगे स्टूडेंट। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है, देख लो सभी लोग ये कैसे लिखा हुआ है। पहले मैं आप लोगों को समझा दूं, ये लिखा हुआ है ये चीज। ठीक है, प्रश्न नंबर 12 है CH3CO CH3 का आईयूपीएसी नाम। ये कुछ इस टाइप से लिखा जाता है, लेकिन यहाँ एडिटिंग करने में ऐसा लिख जाता है CH3CO। इतना तो आप लोग जानते ही होंगे, CH3 इस टाइप से। ठीक है, CH3CO CH3। ठीक है, इस टाइप से लिखा रहता है, देख लो। लेकिन मैंने यहाँ ऐसे लिख दिया CH3CO CH3 का आईयूपीएसी नाम होगा। ऑप्शन है आपके पास, यहाँ मैं दोबारा लिख देता हूँ, ऐसे लिखा रहता है CH3CO CH3। ठीक है, देखो मेथेनॉल, ब्यूटेनोन, प्रोपेनोन, प्रोपेनल। चलो बताओ जल्दी से कमेंट कर दो क्या होगा इसका आईयूपीएसी नाम। देखो इसमें लिखा हुआ है, देखो मेथ कितने कार्बन है, मेथ एथ प्रोप यानी कि प्रोपेन होगा। लेकिन इसमें कौन सा समूह लगा हुआ है? कीटोन, यानी कि इसमें ओन जोड़ दो तो क्या होगा? प्रोपेनोन। ठीक है, तो इसका कौन सा सही आंसर होगा? प्रोपेनोन। समझ में आया? प्रोपेनोन। 13 नंबर क्वेश्चन है, ये भी कुछ उसी टाइप से लिखा हुआ है C2, फिर से लिख देता हूं C2H6 इस टाइप से लिखा हुआ है। इसका आईयूपीएसी नाम होगा मेथेन, एथेन, एथाइन या फिर एथिलीन। तो इसका आईयूपीएसी नाम होगा एथेन, क्योंकि इसमें कार्बन की संख्या 2 है और इसमें एथेन होगा। ठीक है, एन जोड़ना है। ठीक है, एथेन। अगला एथिलीन जो है ना, एथिलीन क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट के साथ क्रिया करके देता है। एथिलीन क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट के साथ क्रिया करके क्या देता है? तो यहां मैं आप लोगों को बता देता हूं, एसिटिलीन या फिर एथेन या ग्लाइकॉल या एथिल एल्कोहल। इसका सही आंसर जो होगा स्टूडेंट वो है ग्लाइकॉल। ठीक है, ग्लाइकॉल। अगला है एल्यूमिनियम। ठीक है, इसी का है ना। हाँ गाइस, चलो अगला देखते हैं। एल्यूमिनियम कार्बाइड पर जल की क्रिया द्वारा इनमें से कौन सा हाइड्रोकार्बन उत्पन्न होता है? इनमें से कौन सा हाइड्रोकार्बन उत्पन्न होता है? एथेन, एसिटिलीन, एथिलीन या मेथेन? चलो जल्दी से बताओ। तो इसमें CH4 उत्पन्न होता है, यानी कि मेथेन उत्पन्न होता है, मेथेन। ठीक है, अगला देखो, फिर थोड़ा बायोलॉजी का आ जाता है। रुधिर के कितने समूह होते हैं? रुधिर के कितने समूह होते हैं जानते हो ना? 4 समूह होते हैं, 4 समूह। ठीक है, अगला रक्त का लाल रंग के किस उपस्थिति के कारण होता है? हिम, न्यूक्लिड अम्ल
न्यूक्लिक अम्ल या फिर विटामिन सी या फिर पोटेशियम। तो इनमें से किसके कारण ये लाल होता है? इसका नाम ही होता है हीमोग्लोबिन। तो हिम के कारण इसका रंग होता है लाल। किसके कारण? हिम के कारण। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन, लसिका में नहीं पाई जाती है। लसिका जो होती है ना, रंग विहीन होती है, मतलब रंग नहीं होता है। अगर इसमें एक चीज नहीं पाई जाती, अगर ये लाल रुधिर कणिका इसमें पाई जाती ना तो ये खून की तरह होता। अब यही इसमें जो ये लाल रुधिर कणिका है नहीं पाई जाती है लसिका में, इसलिए ये खून से चेंजेस होता है, खून की तरह नहीं होता है। 19 नंबर क्वेश्चन, पौधों में पत्तियों तक जल एवं खनिज का स्थानांतरण करता है। जा से जल, ठीक है, और खनिज का लवण, खनिज और लवण का स्थानांतरित करता है। फ्लोयम, जाइलम, मज्जा, वल्कुट से। तो जा से जाइलम और जा से जल, तो जल कनेक्टेड विद जाइलम। तो जल से जाइलम जो है ना, खनिज तथा जल का स्थानांतरण करता है जाइलम द्वारा, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। जो पादप होता है उसमें जाइलम उत्तरदायी होता है, जल का वाहन, भोजन का वाहन, अमीनो अम्ल का वाहन, ऑक्सीजन का वाहन। तो यहाँ इसका सही आंसर होगा स्टूडेंट जल का वाहन, ठीक है। तो यहाँ तक 20 ऑब्जेक्टिव्स हम लोग देख लिए हैं, 20 ऑब्जेक्टिव। अब हम लोग क्या देखेंगे जानते हो? कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, लेकिन आपको वो समझना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो चलिए आगे देखते हैं जो क्वेश्चन है। ये पहला नंबर क्वेश्चन 21 नंबर, पर परागण क्रिया निषेचन से किस प्रकार भिन्न है? परागण की क्रिया निषेचन से किस प्रकार भिन्न है? देखो यहाँ परागण की क्रिया निषेचन से किस प्रकार भिन्न है, आपको मैंने परागण भी पढ़ाया है, ठीक है, और निषेचन भी पढ़ाया है। देखो स्टूडेंट, निषेचन का अर्थ होता है कि नर और मादा का संलयन होना, यानी कि दो चीजों की आवश्यकता होती है, दो जैसे जनकों की आवश्यकता होती है। परागण का अर्थ है कि जो परागकण है उसे वर्तिकाग्र तक पहुंचाना। तो अंतर तो है ही, लेकिन अब कैसे वो मैं आप लोगों को अपनी भाषा में जो लिखा है उसे बताने वाला हूं। परागण परागकणों के परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचाने की क्रिया को परागण कहते हैं। इस प्रक्रिया में किसी एक प्रकार की दो कोशिकाओं में संलयन नहीं होता, मतलब कोई एक प्रकार की दो कोशिकाओं में संलयन नहीं होता, जैसे नर और मादा में संलयन होता है वो इसमें नहीं होता है। यह निषेचन से पहले की क्रिया है, यह जो है ना निषेचन के पहले की क्रिया है, ठीक है। जैसे नर और मादा में निषेचन होता है, ये उससे पहले की क्रिया है, ठीक है। लेकिन निषेचन जो है दो बार लिख गया है, ठीक है। निषेचन में नर व मादा युग्मकों का संलयन होता है तथा युग्मनज बनता है, या परागण से के बाद की क्रिया है। मेन प्रोसेस है कि जो निषेचन होता है ये परागण के बाद की क्रिया है, परागण के बाद की क्रिया है। लेकिन जो परागण होता है, परागण वो निषेचन से पहले की क्रिया है, ये तो बहुत बड़ा अंतर है। और आप लोग पहले लिख देना कि परागण की क्रिया जो होती है निषेचन से किस प्रकार भिन्न होता है। देखो, परागण परागकणों को परागकोश के वर्तिकाग्र से पहुंचाने की क्रिया को परागण कहते हैं। यहाँ देखो, इस प्रक्रिया में किसी एक प्रकार की दो कोशिकाओं का संलयन नहीं होता है। यह निषेचन से पहले की क्रिया है। निषेचन जो है, निषेचन में नर व मादा युग्मकों का संलयन होता है तथा युग्मनज बनता है। यह निषेचन के या यह परागण के बाद की क्रिया है। अगला 22 नंबर क्वेश्चन, शुक्राशय एवं प्रोस्टेट ग्रंथि की क्या भूमिका है? शुक्राशय एवं प्रोस्टेट ग्रंथि की क्या भूमिका है? देखो, नर जनन तंत्र में कुछ ग्रंथियां जैसे शुक्राशय एवं प्रोस्टेट ग्रंथि होती हैं। नर जनन तंत्र में कौन से दो जनन तंत्र होते हैं? एक मादा जनन तंत्र, लेकिन एक मादा जनन तंत्र और एक नर जनन तंत्र। लेकिन ये नर जनन तंत्र में दोनों ग्रंथियां पाई जाती हैं, ठीक है। कौन कौन सी? शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथि। इन ग्रंथियों के स्राव शुक्राणु के साथ मिलते हैं। इन ग्रंथियों का जो स्रावण होता है ना वो शुक्राणु के साथ मिलते हैं। इस प्रकार शुक्राणु एक द्रव में आ जाता है। मतलब जब ये मिलते हैं तो इसी कारण जो शुक्राणु होता है एक द्रव में आ जाता है। यह द्रव शुक्राणुओं के स्थानांतरण को आसान बनाता है।
यह द्रव जो होता है ना शुक्राणुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए सरल बनाता है। यह द्रव शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करता है। और ये जो द्रव भरे होते हैं ना, ये शुक्राणु होते हैं छोटे छोटे, ठीक है, वो शुक्राणु को पोषण प्रदान करते हैं। पोषण का अर्थ है कि इसी के कारण वो जीवित रहते हैं, पोषण प्रदान करते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, परिवार नियोजन से आप क्या समझते हैं? छोटे परिवार का महत्व क्या है? देखो, परिवार नियोजन से आप क्या समझते हो? छोटे परिवार का महत्व क्या है? ठीक है, चलो ठीक है, मैं बताता हूं, अभी आप लोग समझ जाओगे। परिवार कल्याण हेतु बच्चों की संख्या सीमित कर परिवार को नियोजित करने की प्रक्रिया को परिवार नियोजन कहते हैं। देखो, परिवार कल्याण हेतु बच्चों की संख्या सीमित कर परिवार को नियोजित करने की प्रक्रिया को परिवार नियोजन कहते हैं। यदि परिवार में बच्चों की संख्या सीमित होगी तो परिवार अधिक सुखी और जीवन का अच्छा रहन सहन रख सकेंगे। मतलब जितना परिवार छोटा होगा उतना ही अच्छा परिवार होगा और उतना ही ज़्यादा सुखी होंगे। ठीक है, तो अगर जितना मतलब जैसे यहाँ कहने का क्या अर्थ है कि परिवार नियोजन से आप क्या समझते हो? छोटे परिवार का महत्व लिखो, यानी कि तो परिवार कल्याण हेतु मतलब परिवार को कल्याण के लिए बच्चों की संख्या सीमित कर, बच्चे जो होते हैं ना उनकी संख्या सीमित कर, ज़्यादा ना हो, 2 हो या 3 हो बस, ठीक है। बच्चों की संख्या सीमित कर परिवार को नियोजित करने की प्रक्रिया को ये परिवार नियोजन कहते हैं। यदि परिवार में बच्चों की संख्या सीमित होगी तो परिवार सुखी, अधिक सुखी और जीवन तथा अच्छा रहन सहन रह सकेगा। ठीक है, तो ये 23 नंबर क्वेश्चन हो गया ना। 23 नंबर क्वेश्चन अब इसके आगे नहीं है। ठीक है, यहाँ पहले नंबर क्वेश्चन से आप लोगों ने बहुत कुछ समझ लिया है। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? इससे पहले आप लोग थोड़ा क्वेश्चन को मैं दिखा देता हूँ क्या 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 क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये क्वेश्चन देख सकते हो, बुझे हुए चूने से ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनाया जाता है? सोडियम सल्फेट से सोडियम कार्बोनेट कैसे बनेगा? सोडियम ऑक्साइड को जल से में घोला जाता है तो क्या होता है? और सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और पीछे वाले और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, लास्ट वाला तो इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप लोग कह नहीं सकते हो। ठीक है, तो वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? इससे पहले मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों को किसी वीडियो में बताया था और आई होप कि जानते होंगे। अगर जानते हो तो अच्छा है, नहीं जानते हो तो मैं आप लोगों को बताऊंगा, इसका आपको लोगों को चिंता नहीं करना है। देखो, मैग्नीशियम रिबन जो होता है ना, मैग्नीशियम रिबन की सतह पर मैग्नीशियम रिबन की सतह पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की सतह पर देखो, हाँ, सतह पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत यहां कर लेना। ठीक है, यहां परत को साफ करने के लिए दहन से पहले इसे रेगमाल से रगड़ कर साफ किया जाता है। तो इसे साफ कर लिया जाता है। ठीक है, क्योंकि जो मैग्नीशियम रिबन होता है वो वायु से अभिक्रिया कर लेता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। तो इसी को साफ करने के लिए हम लोग उसे रेगमाल से रगड़ कर साफ कर लेते हैं। अगर उसे हम लोग साफ कर लेंगे ना तो बहुत ही अच्छे से जलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए उसकी परत को हटाने के लिए हम लोग इसे साफ करते हैं। समझ में आया पहला क्वेश्चन? आई होप कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता भी दिया था। ठीक है, यहां देखो स्टूडेंट, शुद्ध जल या शुद्ध अशुद्ध जल का पीएच मान होता है। बहुत सारे स्टूडेंट जानते होंगे क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना कॉमनली है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। जानते हो तो कमेंट कर दो। ठीक है, सभी लोग आई होप कि कमेंट कर दिए होंगे। चलो मैं आप लोगों को बताता हूं इसका जो पीएच मान होता है। देखो, जल का क्या स्वाद होता है? खट्टा होता है या कड़वा होता है? खट्टा होता है या कड़वा? कुछ नहीं होता ना। तो अगर 7 से कम होंगे तो खट्टे होंगे और 7 से ऊपर होंगे तो कड़वे होंगे, क्षार होंगे। लेकिन ये तो कुछ नहीं होता, तो 7 ही रख दो। इसका उत्तर हो जाएगा स्टूडेंट 7। इसका जो पीएच मान होता है वो 7 होता है। ये इसका उत्तर हो गया। ठीक है, याद कर लोगे, सभी लोग याद कर लो इसको, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में हिट करेंगे, हर एक क्वेश्चन। ठीक है, चलो, कैसे प्राप्त करें बुझे हुए चूने से ब्लीचिंग पाउडर?
कैसे प्राप्त करें बुझे हुए चूने से ब्लीचिंग पाउडर। यहां आपको बुझे हुए चूने की किससे अभिक्रिया कराया जाए कि ब्लीचिंग पाउडर मिल जाए। अब यहां जरूरी है कि बुझे हुए चूने का फार्मूला क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला क्या होता है। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा तो नहीं याद होगा, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को याद भी होगा। देखो कैसे प्राप्त करें बुझे हुए चूने से ये क्या, ब्लीचिंग पाउडर। तो यहां आप लोग पहले समझ लो बुझे हुए चूने का फार्मूला क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस, ये होता है बुझे हुए चूने की फार्मूला। लेकिन यहां मैं आप लोगों को पहले बता देता हूं, ये जो है ना पाउडर जो है ब्लीचिंग पाउडर, इसका फार्मूला होता है CaOCl2, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है। लेकिन अब इससे हम क्या करें कि ये बनाए, इसको मतलब किससे अभिक्रिया कराई जाए कि ये बनाए। तो इसमें देखो Cl2 की उपस्थिति दिख रही है, इसमें नहीं दिख रही है, ठीक है, यानी कि Cl2 से अभिक्रिया करा दी जाए, ठीक है। तो यहां Cl2 से अगर आप अभिक्रिया कराओगे तो क्या मिलेगा, कुछ नहीं, आपको मिलेगा क्या, वो मिलेगा CaOCl2 प्लस, देखो यहाँ Ca और यहां से मैंने एक वो ले लिया और यहाँ Cl2, इसमें अभी 2 H है और एक वो है, क्योंकि मैंने एक ही O लिया है। तो H 2 है और O 1 है, तो H2O। यानी कि अगर हम लोग बुझे हुए चूने में क्लोरीन से अभिक्रिया कराएं तो क्या प्राप्त होगा, आप देख सकते हो, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 प्लस वाटर H2O, ठीक है। कितना आसान है ना। लेकिन ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग प्लीज इन सबको तैयार करके जाना बोर्ड एग्जाम में। मैं आप लोगों को पहले से तैयार करवा रहा हूं, लेकिन अब आप लोग देख रहे होंगे वीडियो तो जानते होंगे, नहीं देख रहे होंगे तो नहीं हो पाएगा, ये तो 100% गारंटी है। दूसरा देखो, सोडियम सल्फेट से सोडियम कार्बोनेट, ये दो चरण में होगा ये रिएक्शन, इसलिए आपको हार्ड लगेगा। सोडियम सल्फेट से सोडियम कार्बोनेट, चलो मैं बताता हूं अच्छे से। देखो सोडियम सल्फेट से सोडियम कार्बोनेट, पहले आपको फार्मूला याद होना चाहिए सोडियम सल्फेट और सोडियम कार्बोनेट का। तो सोडियम सल्फेट का फार्मूला क्या होता है ये तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, लेकिन सोडियम सल्फेट का जो फार्मूला होता है वो तो बहुत सारे स्टूडेंट जानते होंगे ना, Na2 यानी कि सोडियम और SO4 सल्फेट, सोडियम सल्फेट। अब इसमें हम क्या करें कि सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हो जाए। सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 से कार्बोनेट होता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करें कि ये सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हो जाए, तो इसमें अगर Na2SO4 में हम लोग क्या करें, कार्बन के 4 मॉलिक्यूल्स 4C लें, ठीक है। 4C लेंगे तो हमें प्राप्त क्या होगा स्टूडेंट जानते हो, मैं तो दूसरा लिख दिया, Na2S, ठीक है, Na2S प्लस 4CO, Na2S प्लस 4CO, ठीक है। अब ये जो हमें Na2S मिला है ये Na2S, चलो मैं दूसरे कलर का यूज करता हूं, हाँ ये Na2S जो मिला है, ठीक है, ये Na2S ये जो मिला है, ठीक है, हमें प्रोडक्ट के रूप में। अब इसकी अभिक्रिया जब हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट के साथ कराएंगे, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ, तब हमें Na2 ये है। अब यहां से CO3 ले लो, Na2CO3, ठीक है, Na2CO3 प्लस CaS, ठीक है, CaS। अब यहां देखो ये क्या था, सोडियम सल्फेट है ना, सोडियम सल्फेट से मैंने क्या बनाया, सोडियम सल्फेट से मैंने क्या बनाया, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम सल्फेट से सोडियम कार्बोनेट, बस यही करना था, देख लो, सोडियम सल्फेट से सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। अगला 4 नंबर क्वेश्चन, क्या होता है जब सोडियम ऑक्साइड को जल में घोला जाता है।
स्टूडेंट जो सोडियम ऑक्साइड है उसे अगर हम लोग जल में घोलें, सोडियम ऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है, Na2, ठीक है, ये हो गया सोडियम और O से ऑक्साइड, ठीक है। सोडियम ऑक्साइड का क्या करें, इसको हम H2O यानी कि जल में घोल दें। तो सोडियम ऑक्साइड को अगर आप लोग जल में घोलोगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, देखो यहां हमें 2 मॉलिक्यूल हैं Na के, तो 2Na प्राप्त होगा, ठीक है। और AOO कितने हो, 2, तो एक वो लगा दोगे तो ये दोनों के बराबर हो जाएगा। H भी 2 है तो 2। N2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होगा, ठीक है, NaOH, ठीक है, समझ में आया। अगर हम लोग सोडियम ऑक्साइड को जल में घोला जाता है तब हमें 2NaOH प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, 2NaOH। रिएक्शन को सब लोग नोट कर लो, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो मैं आप लोगों को करा देता हूं, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है स्टूडेंट कि देखो लोहे को जंग से बचाने के लिए 2 तरीका बताइए। जो लोहा होता है Fe, लोहा को जंग से बचाने के लिए 2 तरीके, नीचे लिख लेना। लोहे को जंग से बचाने के लिए निम्न 2 तरीका है। नंबर 1, लोहे की सतह पर पेंट या ग्रीस लगाकर। अगर जो कोई भी लोहा है उसकी सतह पर हम लोग पेंट लगा दें या ग्रीस लगा दें तो वो जंग लगने से बच जाता है, ठीक है। लोहे की सतह पर क्या करें, पेंट लगा दें या ग्रीस लगा दें, ठीक है। दूसरा है लोहे की वस्तु पर जस्ते का परत चढ़ाकर। जो लोहे की वस्तु है उस पर हम लोग जस्ते की परत चढ़ा दें तो भी वो जंग लगने से बच जाता है, ठीक है। दोनों समझ में आ गए ना। पहला लोहे की सतह पर पेंट या ग्रीस लगाकर और दूसरा है लोहे की वस्तु पर जस्ते का पेंट या परत चढ़ाकर, ठीक है, समझ में आ गया ना। यहां अगला देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, मैं आपको दिखाता हूं। योगात्मक अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। योगात्मक का अर्थ होता है जुड़ना, ठीक है। मैं यहां लिख देता हूं सब कुछ योगात्मक अभिक्रिया के बारे में, ठीक है। योगात्मक, इसका रिएक्शन भी देना है इसलिए आप लोगों को हार्ड लगेगा, लेकिन छोटा सा रिएक्शन है, सरल लगेगा। योगात्मक अभिक्रिया में जो पदार्थ होते हैं, क्या पदार्थ आपस में, जैसे 2 पदार्थ हैं आपस में संयोग करेंगे, संयोग करके मतलब 2 पदार्थ हम आपस में संयोग करेंगे, एक करके एक पदार्थ बनाते हैं। एक पदार्थ बनाते हैं तथा कोई भी कर दो, भी अन्य पदार्थ, कोई अन्य पदार्थ नहीं बनता है। मतलब एक ही पदार्थ बनता है, दूसरा जो अन्य पदार्थ है वो नहीं बनता है, ठीक है। यहां मैंने लिख दिया है, सब कुछ समझ जाओगे क्योंकि इजी है। अब देखो 2 चीजें मिलेंगी तब एक उत्पाद बनेगा। यहां मेनली क्या है कि योगात्मक अभिक्रिया में पदार्थ आपस में संयोग करते हैं तब एक पदार्थ बनाता है, एक पदार्थ। जैसे अगर हम लोग यहां CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहां डबल बॉन्ड इसलिए लगा क्योंकि एल्कीन समूह है और एल्कीन समूह में डबल बॉन्ड लगते हैं, ठीक है। CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसे ऐसे भी लिखा जा सकता था C2H4 एथिलीन, ठीक है। लेकिन इसे इसलिए लिखा गया कि इसे आसान लगेगा इस प्रकार से लिखना, ठीक है। CH2 डबल बॉन्ड CH2 में आप 2 मॉलिक्यूल H2 हाइड्रोजन मिला लो। यहां देखो 2 पदार्थ मिल गई ना, 2 पदार्थ को मिला दिया गया इसमें, देखो इसमें 2 पदार्थ को मिला दिया गया, लेकिन आप Na की उपस्थिति लो, किसकी किसकी, Na यानी कि सोडियम, और इसे 200 डिग्री सेल्सियस से 300 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करो। 200 डिग्री सेल्सियस से 300 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करो। तो यहां देखो आपको प्राप्त क्या होगा जानते हो, एक ही प्राप्त होगा, ये CH2 3 CH3,
ये एक है, ये एक, दो मिलकर एक बनाया, क्या बनाया? CH3CH3, यानी कि ये क्या बना है? एथेन। देखो दो चीजें हैं, एक एक, ये एल्केन समूह बना है, ठीक है, 2 और 6, सॉरी एल्केन नहीं बना है, सॉरी एल्केन नहीं, ठीक है, सही है, बिल्कुल सही है, एथेन है ना, तो एल्केन समूह है एथेन। इसलिए मैं देखता था ना कि यहां देखो क्यों है, क्योंकि यहां C2 है ना और H6 और CnH2n+2, CnH2n+2 एल्केन का फार्मूला होता है, इसका 2 गुना, तो 2 दूनी 4, 2 6, यही होता है ना एल्केन समूह, तो वही बना है। तो दो पदार्थ आपस में मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण किया है, एक चीज निर्माण किया है, वो है एथेन। यहाँ क्या क्या मिली है? एथिलीन और हाइड्रोजन मिलकर किसका निर्माण किया है? केवल एक, वो भी एथेन का। तो ये इसीलिए कहा गया कि योगात्मक अभिक्रिया में पदार्थ आपस में संयोग करके एक पदार्थ बनाते हैं तथा कोई अन्य पदार्थ नहीं बनता है। एसिटिक अम्ल से मेथेन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके सामने लिखा हुआ है मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आपको करना क्या है? एसिटिक अम्ल से मेथेन बनाना है। क्या बनाना है स्टूडेंट? एसिटिक अम्ल से मेथेन। जानते होंगे आई होप, लेकिन नहीं जानते हूं तो मैं आप लोगों को बताता हूं, हार्ड आप लोगों को लगेगा कि लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। यहां मैं आप लोगों को बता देता हूं, CH3, ठीक है, COOH, ये क्या है? एसिटिक अम्ल है। क्या है? एसिटिक अम्ल है। अब इसमें अगर हम लोग NaOH ऐड करें, क्या ऐड करें? NaOH, ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त होगा जानते हो? तो हमें प्राप्त होगा CH3COONA, ये है सोडियम एसीटेट। क्या है? सोडियम एसीटेट, ठीक है, क्योंकि अगर R, इसे R कहा जा सकता है, COO आ जाए ना, RCOO, तो एसीटेट हो जाता है। यहाँ K होता तो पोटेशियम एसीटेट, यहाँ सोडियम है इसलिए सोडियम एसीटेट हो गया, ठीक है, और प्लस H2O। लेकिन हमें तो मेथेन मिला ही नहीं, तो क्या होगा? इसी का हम लोग दोबारा अभिक्रिया NOH के साथ कराएंगे। इस चीज का फिर से कराओ, CH3COONA, सोडियम एसीटेट, ये जो सोडियम एसीटेट है, नाम लिख लो अभी, सोडियम एसीटेट इसका, ठीक है, तो इसकी हम लोग अभिक्रिया दोबारा NaOH के साथ कराएंगे। तो हमें प्राप्त क्या होगा? अब हमें प्राप्त होगा मेथेन, क्योंकि यहां हमें मेथेन प्राप्त होगा, क्योंकि यहां CH, यहां देखो 3 है और एक ये ले लो H, 4 हो गया, CH4 प्लस, अब जो आपका बचा उसे निकाल दो, Na2 बचा, Na2, और क्या बचा? CO3, सोडियम कार्बोनेट बचा, ठीक है, समझ में आया? ये डबल हैंड रिएक्शन है, 2 बार होता है, इसलिए आप लोग याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है, तो इसलिए हार्ड है क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहां आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग IUPAC नेम देखेंगे, IUPAC नेम, जो IUPAC नाम होता है उसको, ठीक है। पहला IUPAC नाम C2H5CHO, ये कौन सा समूह है? एल्डिहाइड समूह, और एल्डिहाइड समूह होने के कारण इसका नाम होगा मेथ, एथ, और ये प्रोप, तो प्रोपे, और इसमें क्या जुड़ता है? नल, यानी कि प्रोपेनल, प्रोपेनल, ठीक है। और ये COOH लगा है, कार्बोक्सिलिक समूह, इसमें नोइक जुड़ता है, तो मेथ, एथ, प्रोप, तो प्रोपेनोइक क्या हो जाएगा स्टूडेंट? प्रोपेनोइक, ठीक है। अगर जहां COOH लगा हो वहां नोइक जुड़ता है, जहां CHO लगा हो वहां अल जुड़ता है, छोटा वाला अल, तो प्रोपेन में अल जोड़ा गया तो प्रोपेनल हो गया। अब जहां देखो Cl लगा हुआ है तो Cl मतलब क्लोरो, मेथ, एथ, एथेन। देखो स्टूडेंट, इन सब के लिए रूल्स थोड़ा पढ़ने पड़ेंगे तभी जान पाओगे, इसके लिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, आप लोग सर्च कर सकते हो IUPAC नेम कैसे लिखें बाय श्रवण लेक्चरर, आपको वो हमारा वीडियो सबसे ऊपर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में अर्धचर्वणक दांतों की संख्या बताइए, ठीक है, संख्या बताना है और इनके कार्य भी बताने हैं। तो बता देता हूं क्या है।
प्रत्येक जबड़े में अर्घ चर्वणक दांतों की संख्या 2 जोड़ी यानी कि 4 होती हैं, 2 जोड़ी होती हैं। ये भोजन को कुचलने या चबाने के कार्य आता है। इससे भोजन को आसानी से चबाया जा सकता है, मतलब उसे क्या कुचला यानी कि कुचला जाता है। ठीक है, उसे पचाने के लिए छोटे छोटे कणों के रूप में तोड़ा जाता है भोजन को। ठीक है, तो नोट कर लो, फिर मैं अगला क्वेश्चन देखता हूं। क्वेश्चन नंबर 10, पुमांग और जयांग में अंतर। छोटा सा अंतर बताना है, 1-2 नंबर में आएगा। तो पुमांग और जयांग में क्या अंतर है, जानते हो ना? नहीं जानते हो, मैं बताता हूं। पुमांग क्या है? पुष्प का नर जननांग है, और जबकि क्या होगा, देखो पुमांग पुष्प के नर जननांग है और जो जायांग है वो मादा जननांग है। तो यहां आप लोग लिख दो, जो पुमांग है ना, पुमंग पुष्प का नर जननांग है और जायांग पुष्प का मादा जननांग है। ठीक है, ये उत्तर हो गया। पुमंग जो है पुष्प का नर जननांग है और जायांग जो है पुष्प का मादा जननांग है। ये समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर 11, परिवार नियोजन से क्या तात्पर्य है? परिवार नियोजन से आप क्या समझते हो? परिवार नियोजन का अर्थ है कि परिवार को नियोजित रखना, परिवार को कम रखना, सुखी रहना। ठीक है, ज्यादा परिवार ना रखो क्योंकि सुख कम हो जाता है। परिवार कल्याण हेतु बच्चों की संख्या सीमित कर परिवार को नियोजित करने की प्रक्रिया को परिवार नियोजन कहते हैं। परिवार कल्याण हेतु जो परिवार कल्याण है उसमें बच्चों की संख्या, जो बच्चों की संख्या 2-3 हो बस, ठीक है, 1-2-3 कर परिवार को नियोजित करने की प्रक्रिया को परिवार नियोजन कहते हैं। परिवार नियोजन समझ में आया? कितना इजी है ना। परिवार कल्याण हेतु बच्चों की संख्या सीमित कर बच्चों को नियोजित करने की प्रक्रिया को परिवार नियोजन कहते हैं। समझ में आ गया होगा। छोटा सा क्वेश्चन है इसलिए मैंने आप लोगों को समझा दिया। ठीक है, परिवार नियोजन पूरा समझ में आ गया। देखो अभी तक 11 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को समझाए हैं, एक भी क्वेश्चन में डाउट नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी क्वेश्चन में ज्यादा डाउट हो कमेंट कर दो, उसे मैं आप लोगों को अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, अगला, अनुवांशिकता के जनक कौन है? अनुवांशिकता के जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल अनुवांशिकता के जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। देखो मैं आप लोगों को हर एक क्वेश्चन डीपली समझा देता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ये ग्रेगर जॉन मेंडल इनके जनक हैं क्योंकि इन्होंने 3 नियम दिया था, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र जीवन का नियम। 2 प्रयोग भी किए थे, 1 संकर संकरण, 2 संकर संकरण। इस पाठ को ऑलरेडी पढ़ा दिया गया, नहीं देखे हो तो देख लो। ठीक है, लिंग सहलंगता से संबंधित 2 बीमारियों के नाम लिखो। लिंग सहलंगता से संबंधित 2 बीमारियों के नाम लिखना है। भाई देखो इसको आप डिटेल में अगर बताओ ना तो 12th क्लास में पढ़ोगे, लेकिन अगर आप 10th में पढ़ रहे हो ना तो बहुत अच्छा है, उसमें भी पढ़ सकते हो ज्यादा जानकारी के लिए। लेकिन आपको डिटेल में क्लास 12th में पढ़ाया जाएगा, जब आपको पढ़ाया जाएगा हाँ जो चैप्टर है ना मेंडल वाला, वंशागत एवं विविधता के सिद्धांत, तब बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, याद रखना। तो लिंग सहलंगता से संबंधित 2 रोग हैं, उत्तर देख लो। नंबर 1 क्या है? हीमोफीलिया। हीमोफीलिया। नंबर 2 है वर्णांधता। हीमोफीलिया का क्या अर्थ है? जैसे शरीर में कहीं थोड़ा सा चोट लग जाए, कट जाए तो खून बंद नहीं होते हैं, लगातार बहते रहते हैं। तो ठीक है, इसीलिए वो रुधिर का थक्का नहीं बनता है और क्या होता है, इससे व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। और वर्णांधता लाल और हरे रंग, ये लाल रंग है या हरा रंग, इसमें विभेद नहीं कर पाता है। ठीक है, विभेद करने का अर्थ है वो विभेद नहीं कर पाएगा, ये लाल है कि ये हरा, ये लाल है कि ये हरा। इसलिए इनसे रोग से पीड़ित व्यक्ति को रेलवे में नहीं रखा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। यहां देखो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या है? फोकस दूरी को जब से दिखाते हैं, वक्रता त्रिज्या को r से, तो यह बराबर क्या पढ़े हो? r/2 या फिर r बराबर 2f।
आर जो होता है 2f के बराबर होता है। वक्रता त्रिज्या जो होता है फोकस दूरी की दोगुनी होती है, जबकि जो फोकस दूरी होता है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, यही ये है ना संबंध, पढ़े होंगे। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को चश्मे में कौन से लेंस का प्रयोग करना चाहिए? जो दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति है, चश्मे में कौन से लेंस का प्रयोग करना चाहिए? तो अगर मैं बताऊं, दूर दृष्टि दोष वाले को उत्तल लेंस का प्रयोग करना चाहिए, जबकि निकट दृष्टि दोष वालों को क्या, कौन सा, हाँ, अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। और जो जरा दृष्टि दोष है उन्हें द्विफोकसी लेंस का प्रयोग करना चाहिए, जिसमें उत्तल और अवतल दोनों होते हैं। तो स्टूडेंट, इससे पहले आप लोग बहुविकल्पीय और अतिलघुत्रीय को मैंने बता दिया है, उसमें से आएंगे ही आएंगे बोर्ड एग्जाम में। अब आप लोगों को मैं लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय बताऊंगा। ठीक है, और अगर आप लोग कहोगे तो एक सीरीज स्टार्ट कर दूंगा जिसमें मैं आप लोगों को इन प्रश्नों को सॉल्व कराऊंगा और जो दीर्घोत्तरीय हैं उन प्रश्नों को भी सॉल्व कराऊंगा। तो अगर आप लोगों की कमेंट आते हैं कि सर इस सीरीज को स्टार्ट कर दिए, इस सीरीज का नाम रहेगा बम्पर धमाका। ठीक है, उसमें हम लोग जो है बहुत, ये जो आपकी अतिलघुत्तरीय सॉरी लघुत्तरीय है और दीर्घोत्तरीय, दो दो प्रश्न डेली सीखेंगे, डेली। ठीक है, तो अगर आप लोग कहोगे तो एक सीरीज स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, देखो स्टूडेंट, आपको मैं बता रहा हूं गेस क्वेश्चन जो आने वाले हैं। अब ये नहीं कि पक्का यही आएंगे, देखो आ सकते हैं। और ये मैं बता रहा हूं कि ये जो अगर 15 क्वेश्चन लघुत्तरीय तैयार कर लेते हो तो मैं गारंटी लेता हूं आएगा, ये मेरी आशा है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है। ठीक है, और हमेशा से ये आया है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप लोग देख लो, ऊष्मा छेपी तथा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है? उदाहरण दीजिए। ठीक है, ठीक है, तो ऊष्मा छेपी तथा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या है, उदाहरण देना है। ऊष्मा छेपी और ऊष्मा शोषी को ऑलरेडी पढ़ा दिया गया है, तो मैंने सोचा इसको पढ़ाना ज्यादा बेटर नहीं है। लेकिन अगर आप लोग कहोगे तो सीरीज स्टार्ट जरूर कर दूंगा। अगर नहीं जानते हो तो सर्च कर लो, या फिर पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया समीकरण में घुस जाओ, यानी कि चले जाओ, और पूरा चैप्टर एक वीडियो में बन गया है, वहां से आप लोग देखकर हर एक टॉपिक तैयार कर लो। ठीक है, इससे रिलेटेड हर एक टॉपिक बता दिया गया है, इसका एग्जाम्पल, परिभाषा, उदाहरण, सब कुछ। तो क्यों ना जाओ और उस चैप्टर को पूरा तैयार कर लो। देखो पूरा चैप्टर पढ़ा दिया गया है साइंस का, 1 से लेकर लास्ट चैप्टर तक का। तो जल्दी से जाओ और इस वीडियो को जरूर देखो। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 कह रहा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं? विधि, गुण तथा उपयोग बताइए। यहां से आपके दूसरे चैप्टर से यही आते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, बेकिंग सोडा, धान सोडा, हाँ, व्यंजक चूर्ण, यही सब ज्यादा आते हैं बनाने के लिए। अब अगर ये नहीं पता होगा तो आप इस चैप्टर में समझ लो कुछ नहीं पढ़े हो। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को पहले आप लोग लघुत्तरीय के रूप में पढ़िएगा। ठीक है, अब भाई अगर आप लोग ये चैप्टर देखे नहीं हो, अम्ल क्षारीय अम्ल लवण, तो प्लेलिस्ट सबका बन चुका है, जाओ प्लेलिस्ट में और अच्छे से हर एक चैप्टर को देख लो। ठीक है, और इन सबको पढ़ा भी दिया गया है, तो आप लोग देखकर अच्छे से तैयार कर लो। प्लास्टर ऑफ पेरिस इंपॉर्टेंट है लघुत्तरीय के लिए, तो आप लोग जाकर अच्छे से देखो, तैयार कर लो। क्यों ना जाओ और अच्छे से देखकर सभी को तैयार करो। तीसरा प्रश्न है, विद्युत रासायनिक श्रेणी से आप क्या समझते हो? उदाहरण दीजिए। अगर आपके लघुत्तरीय में आते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी, तो आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी होता क्या है उसे लिख दीजिए और 1-2 उदाहरण दे दीजिए बस लघुत्तरीय में। अगर दीर्घोत्तरीय में आता है तो पूरी विद्युत रासायनिक श्रेणी होता क्या है, और उसका बढ़िया से जो आपको याद करने का ट्रिक है, यानी कि बढ़िया से लिख देना है ऐसे, विद्युत इलेक्ट्रॉन विभव के ऐसे बढ़ते हुए घटते हुए क्रम में। ठीक है, तो आप लोगों को वो ऑलरेडी पढ़ा दिया गया है हमारे चैनल पर, और कार्बन तथा उनके यौगिक लेसन में, जो कि पूरा पढ़ा दिया गया एक ही वीडियो में। तो नहीं देखे हो तो जल्दी से जाके देख लो। मैं पूरे चैप्टर, जो पूरा चैप्टर है उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, मतलब पूरा चैप्टर जो है ना उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हर एक चैप्टर का आपको मिल जाएगा। नहीं देखोगे तो आप बाद में पछताओगे। यहाँ अगला चैप्टर है वर्जन से आप क्या समझते हो? सॉरी, ये कार्बन तथा उनके यौगिक का नहीं है, धातु एवं अधातु का है। किससे है? धातु एवं अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल। ये भी मेटल एंड नॉन मेटल से है। वर्जन से आप क्या समझते हो? मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, केवल मैंने वर्जन पूछा है, और अगर लघुत्तरीय में आएगा तो केवल वर्जन ही आएगा।
भर्जन, निष्ठापन, प्रगलन, ये सब तो तैयार ही कर लोगे क्योंकि इन सबको पढ़ा दिया गया है। अगर नहीं पढ़े हो तो भर्जन, निष्ठापन, प्रगलन, इसे तीनों एक में पढ़ाया गया है। और एक बात और, अगर आप लोग पूरा चैप्टर धातु एवं अधातु का देख लोगे तो इससे रिलेटेड कोई कमी नहीं रह जाएगी, आप लोग तुरंत लिख दोगे। फिर यहाँ आता है 5वां प्रश्न, एल्केन, एल्कीन तथा एल्काइन पर टिप्पणी लिखिए। एल्केन, एल्कीन तथा एल्काइन, मैंने आप लोगों को याद करो आईयूपीएससी नेम पढ़ाया था। आईयूपीएससी नेम में एल्केन, एल्कीन, एल्काइन सबको पढ़ाया गया है। तो अगर इस वीडियो को नहीं देखा है तो जाओ कार्बन तथा उनके यौगिक रिलेशन को देख लो, पूरा आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और इसमें आपका आता है मेंडलीफ तथा मोजले की आवर्त सारणी का वर्णन या व्याख्या कीजिए। अब मेंडलीफ की आवर्त सारणी क्या होता है, मोजले की आवर्त सारणी, 2 आवर्त सारणियां हैं और दोनों में केवल नियम लिखना है, नियम। ठीक है, तो उसको जाके देखो, कुछ नहीं है, इनको मैंने तत्वों का आवर्त वर्गीकरण लेसन में पूरा पढ़ा दिया है। ठीक है, पूरा, तो जाके देख लो। देर किस बात की, जल्दी से जाओ देखो इस चैप्टर को और अच्छे से हर एक टॉपिक को तैयार कर लो। ठीक है, तैयार हो जाएगा ना, ठीक है। लेकिन जो जो जुड़ गए हैं जल्दी से स्टूडेंट वीडियो को तो लाइक कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, कम से कम इसे पहुंचाना है 20,000 लाइक तक, 20,000 लाइक तक इस वीडियो को पहुंचाना है। तो सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक करते रहिए। अगर लाइक नहीं किए हो तो जल्दी से लाइक कर दो, क्योंकि लाइक से ही हम मोटिवेट होते हैं और ऐसे वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगला है, यहाँ देख लो 7वां नंबर क्वेश्चन, रुधिर तथा लसिका में अंतर। देखो अब हम लोग केमिस्ट्री में पहुंच चुके हैं, रुधिर तथा लसिका में क्या अंतर है। आपको एक तरफ ऐसे हेडिंग डालना है, यहां देख लो, इधर आपको डालना है रुधिर, पढ़ाया गया है, अब आप लोग ना देखे हो, इधर डालो लसिका, और दोनों में ऐसे अंतर लिखते हुए चले जाओ, जितना अंतर जानते हो उतना लिख दो। ठीक है, रुधिर तथा लसिका में। अब रुधिर तथा लसिका होता क्या है, ठीक है, तो ये आपको जानना जरूरी है। ठीक है, रुधिर जो लाल रंग का होता है, लसिका जो कि रंग विहीन, यानी कि मतलब रंग नहीं होता। ठीक है, लेकिन आपको इसका पढ़ा दिया गया है तो इसे आप लोगों को देखना जरूरी है। धमनी तथा सिरा में अंतर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये दोनों अंतर तो आपको याद ही कर लेना चाहिए अगर आपको अच्छा नंबर अचीव करना है। ठीक है, रुधिर तथा लसिका में अंतर, धमनी तथा सिरा में अंतर, ये दोनों आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंतर में अंतर जो आते हैं। ठीक है, तैयार कर सकते हो या नहीं, अभी बता दो, तैयार कर लो। अब आपको अगर अच्छे मार्क लाना है तो तैयार कर लो, एक और तैयार कर लो, जो कि है, अगर तैयार करना चाहते हो आक्सी शोषण तथा अनाक्षी शोषण से आपका समझते हो। अब कहोगे ये क्या है भाई, देखो मैं आपको वैसे बता रहा हूं, अगर तैयार करना चाहते हो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अंतर की बात आ गई तो मैं सोचा क्यों ना बता दूं। देखो शोषण 2 प्रकार के होते हैं, एक आक्षी शोषण, एक अनाक्षी शोषण। अनाक्षी शोषण, तो ये दोनों इनके प्रकार हैं, तो इनमें कभी कभी अंतर पूछ लिया जाता है। तो अब आप लोग जानते हो तो अच्छा है, नहीं जानते हो तो थोड़ा कष्ट कर लो, तैयार कर लो। ठीक है, यहाँ ये धमनी तथा सिरा में अंतर तैयार कर लो, रुधिर तथा लसिका में अंतर, उसको भी तैयार कर लो। यहाँ 9 नंबर क्वेश्चन है, गर्भ निरोध की विधियां कौन सी हैं। जो गर्भ निरोध की विधियां कौन सी हैं। ठीक है, गर्भ को रोकने की विधियां, ठीक है, गर्भ निरोध की विधियां कौन सी हैं। तो इसको वैसा मैंने पढ़ाया नहीं है, लेकिन अगर आप लोग किसी भी बुक को उठाओगे तो आपको मिल जाएगा इस टॉपिक का आंसर। ठीक है, कोई भी चीज हो आपके पास, कोई भी बुक हो, एनसीईआरटी में भी ये दिया हुआ है। ठीक है, अगर कहोगे तो इसका एक मेनली विस्तार में वीडियो बन जाएगा। ठीक है, परागण किसे कहते हैं तथा यह कितने प्रकार का होता है। परागण किसे कहते हैं तथा यह कितने प्रकार का होता है। जो परागकण होते हैं, देखो स्टूडेंट, वैसे तो आप जानते होंगे कि परागकण को वर्तिकाग्र तक पहुंचाने की क्रिया परागण होती है, लेकिन और अच्छे से आप लोगों को पढ़ना है तो हमारे वीडियो को देखिए, परागण सर्च कीजिए, परागण 22 श्रवण लेक्चर। परागण किसे कहते हैं, 22 श्रवण लेक्चर। ये कितने प्रकार के होते हैं आपको पता होगा, 2 प्रकार के होते हैं, स्वपरागण, परपरागण। ठीक है, अब आप स्वपरागण क्या होता है, परपरागण क्या होता है, इनको जानना जरूरी है, आप लोग देखना वीडियो को मिल जाएगा। और आप लोग थोड़ा और कष्ट कर लेना, स्वपरागण तथा परपरागण में अंतर क्या होता है ये भी तैयार कर लो तो एक बेहतर चांस होगा। स्वपरागण तथा परपरागण में अंतर क्या होता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्वपरागण और परपरागण। ठीक है, इनमें अंतर भी तैयार कर लो तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, अगला डीएनए तथा आरएनए में अंतर लिखिए। डीएनए जो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है और आरएनए ऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड हो रहा है, इसको आप लोग तैयार कर लेना। इसे ऑलरेडी पढ़ा दिया गया है, आप लोग नहीं देखे हो तो देख लेना, अभी जल्दी पढ़ाया गया है, ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, 2 या 4 5 दिन 10 दिन हुए हैं। ठीक है, तो इसको भी पढ़ा दिया गया है।
अगला देखो, दूर दृष्टि दोष के कारण निवारण तथा कारण निवारण लिखिए। तो दूर दृष्टि दोष हो या निकट दृष्टि दोष हो या जरा दृष्टि दोष हो, आपको उसमें दो चीजें याद रखनी है। नंबर 1 कारण, किसके कारण होता है। नंबर 2 निवारण, कैसे इसका निवारण किया जा सकता है। ठीक है, बस इतना याद रखना है। बस अगर आप लोग याद कर लेते हो तो आप लोग एक गोल्डन चांस रहेगा। ठीक है, क्योंकि 30% सिलेबस भी कट कर दिया गया है, आपका थोड़ा सिलेबस भी कम हो गया है, लेसन भी कट गए, तो वैसे आपको नंबर लाना चाहिए 90+ अगर तैयारी अच्छे से करोगे। ठीक है, जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं उसे याद कर लो, मैं 90+ गारंटी लेता हूं कि आ जाएगा। ठीक है, यहां 13 नंबर क्वेश्चन है, 1 किलोवाट घंटा को जूल में बदलिए। ऑलरेडी पढ़ा दिया गया। ठीक है, अगर आप लोग विद्युत का चैप्टर देखोगे तो मिल जाएगा, पूरा चैप्टर एक वीडियो में पढ़ाया गया है विद्युत वाला। ठीक है, तो 1 किलोवाट घंटा को जूल में बदलिए। 1 किलोवाट घंटा को जूल में बदलना है आप लोगों को। ठीक है, समझ में आया? बहुत अच्छा है, सभी स्टूडेंट को समझ में आना चाहिए, क्योंकि इन सबको पढ़ा दिया कि जो हमसे जुड़े होंगे पहले से और लेसन को भी देखे होंगे जो मैंने पढ़ाया है, तो वो तो ऐसे आंख मूंद कर इन सबको लिख सकते हैं, क्योंकि ऐसा पढ़ाया गया है कि आप लोग कह नहीं सकते हो कि मुझे समझ में नहीं आया। 100% मैं गारंटी लेता हूं कि समझ में आया होगा जो जो चैप्टर स्टूडेंट पढ़े होंगे। अगला देख लो, फ्लेमिंग के दाएं तथा बाएं हाथ का नियम लिखिए। यहां 2 प्रश्न जुड़े हुए हैं। फ्लेमिंग जी जो थे ना, उनके 2 हाथ थे और वो दोनों हाथ पर नियम दे दिए थे। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। अब फ्लेमिंग के दाएं तथा बाएं हाथ का नियम वो दोनों एक ही वीडियो में पढ़ाया गया है, नहीं देखे हो तो देख लेना। ठीक है, क्योंकि इसको मैंने एक ही वीडियो में पढ़ा दिया गया। या आप लोग विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव चैप्टर को नहीं देखे हो तो देख लो, उसमें इसे भी पढ़ा दिया गया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारा चैप्टर नहीं देखे हो पूरा, ठीक है, तो उससे आप लोग देखो, हर एक चैप्टर को देखो, पढ़ाया गया है। ठीक है, जब अगर प्लेलिस्ट में ना लगा हो तो सर्च कर लो विद्युत चैप्टर, फुल चैप्टर बाय श्रवण लेक्चर, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव फुल चैप्टर बाय श्रवण लेक्चर। क्या है? कुछ नहीं। एक क्वेश्चन लास्ट है, लघुत्तरी में लास्ट है, एक समान धारावाही चालक पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। जो आपका एक समान चालक, जो F बराबर IVL sin थीटा होता है ना, उसी को, ये आपको 12th में भी काम आएगा। 12th वाले स्टूडेंट को ये काम आएगा। F बराबर IVL sin थीटा, ये पूछा जाता है 12th में भी। तो अगर आप 10th में हो, स्ट्रगल पहले से किए हो, तो 12th आपको थोड़ा हार्ड से कम हार्ड लगेगा, यानी कि थोड़ा आसान लगेगा। ठीक है, तो ये तो था 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट लघुत्तरीय प्रश्न। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना। ठीक है, चलो फिर हम लोग देखते हैं महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को। स्टूडेंट, आपके सामने आ चुका है महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो आप लोग देखिए यहां लिखा क्या है, महत्वपूर्ण लॉन्ग क्वेश्चन, जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। वैसे तो मैं जितना लॉन्ग क्वेश्चन है उतना लिया नहीं, जैसे मैं आप लोगों को जो हमारे विलीम में है ना, केवल 12 नहीं 11 मोस्ट इंपोर्टेंट, 11 मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन लिया हूं, जो आशा है कि आएगा। ठीक है, अगर आपको इसको तैयार कर लेते हो तो इससे रिलेटेड सब कुछ कंप्लीट ही हो जाएगा। ठीक है, और आप लोग बहुत अच्छे मार्क अचीव कर सकते हो। तो इसको तैयार करना है तो आप लोग हमारे चैनल पर जरूर विजिट करो, जो कि मैंने पढ़ाया है हर एक चैप्टर को, उसको देखना पड़ेगा आप लोगों को, हर एक चैप्टर को, तभी ये समझ में आएगा। ठीक है, तो चलो, वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो स्टूडेंट, जो स्टूडेंट जुड़ गए हैं वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो मेरे फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आप लोगों को ऐसे ही वीडियो हर एक सब्जेक्ट का देने वाला हूं। तो ये देखो महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न, वृंजक चूर्ण का रासायनिक नाम बनाने की विधि गुण उपयोग लिखिए। जो आपका वृंजक चूर्ण होता है, ठीक है, वृंजक चूर्ण का रासायनिक नाम बनाने की विधि से कैसे बनाया जाता है तथा इसका गुण, जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है और केमिकल प्रॉपर्टी होती है, और इसका यूज क्या है। मतलब वृंजक चूर्ण की रासायनिक नाम, केमिकल नेम लिखना है और बनाने की विधि लिखना है, इसका भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग लिखना है। इतना डिटेल में कोई नहीं बताएगा जैसा मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, क्योंकि मैंने, अगर आप लोग व्यंजक चूर्ण सर्च करोगे तो मेरा वीडियो आएगा, क्योंकि आप लोग अगर व्यंजक चूर्ण बाय श्रवण लेक्चर सर्च कर लो, हमारा वीडियो सबसे ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो वो देखकर समझ लेना, एकदम मस्त पढ़ाया स्टूडेंट, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है,
तो पहला क्वेश्चन आपको यही मिलेगा कि व्यंजक चूर्ण का रासायनिक नाम और बनाने की विधि, गुण, ये सब बताना है। ठीक है, पहले क्वेश्चन में ये बताना है। और अगर आप इसके साथ एक छोटा सा क्वेश्चन और तैयार कर लेते हो तो बहुत ही ज्यादा आप लोगों को बेनिफिट होने वाला है। आप सोच रहे होंगे कौन सा क्वेश्चन है जो सर बता रहे हैं इसी चैप्टर से। बहुत सारे स्टूडेंट ने दिमाग दौड़ाया होगा और कहा होगा हाँ वही बताएंगे जो मैंने सोचा। हाँ वही बताएंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या है? बेकिंग सोडा बनाने की विधि, रासायनिक नाम, गुण तथा उपयोग लिखिए। क्या मैंने क्या कहा? बेकिंग सोडा जो खाने वाला सोडा होता है, बेकिंग सोडा बनाने की विधि, और ये व्यंजक चूर्ण। दो क्वेश्चन याद कर लेते हो तो हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। ठीक है, मैंने एक और नाम लिख देता हूं जो कि आप लोग अगर तैयार कर लेते हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, बेकिंग सोडा, ये स्टूडेंट प्लीज तैयार कर लेना। ठीक है, दो चीजें, एक तो व्यंजक चूर्ण और एक बेकिंग सोडा, दोनों तैयार कर लो, फिर हम देखो आपको कैसे तैयारी कराते हैं। अगला क्वेश्चन है किडमन द्वारा एथेनॉल के निर्माण पर टिप्पणी लिखिए। किडमन द्वारा एथेनॉल के निर्माण पर, किडमन द्वारा एथेनॉल का निर्माण कैसे करते हैं? अब जो स्टूडेंट इसे नहीं तैयार कर पाएंगे वो समझ लो स्टडी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। आपके अंदर का शैतान कब जागेगा? जब बोर्ड एग्जाम खत्म हो जाएगा तब। अभी स्ट्रगल करो, अभी मेहनत करो, अभी अपने अंदर की जो बैठा है उसे जगाओ और बोर्ड एग्जाम तक लगन से स्टडी करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं है और अच्छे से स्टडी करोगे तभी आपको मजा आने वाला है। तो अभी से स्टडी करना स्टार्ट कर दो, वरना बाद में पछताओगे और कहोगे सर ने कुछ बताया नहीं। मैंने बहुत कुछ बता चुका हूं। ठीक है, अब आप लोग इससे नहीं तैयार करोगे तो आप लोग समझ लो कुछ नहीं तैयार कर पाओगे। तो जल्दी से आप लोग तैयार करना स्टार्ट कर दो और छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को हर एक चीज मिलने वाला है इस चैनल पर। प्रश्न नंबर 3, स्टरीकरण से आप क्या समझते हो? स्टरीकरण से आप क्या समझते हो? स्टरीकरण अगर सर्च करोगे ना, स्टरीकरण से आप क्या समझते हो बाई सरमन लेक्चरर, तो हमारा वीडियो मिल जाएगा। या फिर आप जाओ कार्बन तथा उनके यौगिक पाठ का पूरा चैप्टर देख डालो, आपको ये कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा। और मैंने पढ़ाया भी है, मुझे बिलीव है कि आप लोगों को पसंद आता होगा। प्रश्न नंबर 4, पाचन से आप क्या समझते हैं? विभिन्न भागों का वर्णन करो। पाचन तंत्र कहे या पाचन कहे तो आपको समझ जाना है सेम वही प्रोसेस है। पहले इसका चित्र आप लोग अच्छे से बनाना सीखो, उसके भाग दर्शाने सीखो, फिर उसके विभिन्न भागों को देखो। ठीक है, पढ़ाया गया ऑलरेडी। ठीक है, चैप्टर में जाओ, जो प्रकरण में देख लो। उत्सर्जन तंत्र से आप क्या समझते हो? उत्सर्जी अंग लिखिए तथा क्रिया विधि, जो वृक्क होता है उसकी क्रिया विधि होती है। ठीक है, तो इसको भी पढ़ा दिया गया है। काम करो, जव प्रक्रम के चैप्टर में जाओ, ये दोनों मिल जाएगा। ठीक है, ये दोनों मिल जाएंगे, तो जाके देखो, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ाया है मैंने, जितना अपनी मेहनत है उतना उस चैप्टर में लगाया है। बहुत कुछ उसमें बताया है, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र और क्या बताया, तंत्रिका तंत्र तो उस चैप्टर में है, लेकिन ठीक है सब कुछ इसमें बताया गया है। ठीक है, और यहाँ देखो मेंडल के अनुवांशिकता के नियमों की विवेचना कीजिए। मेंडल ने अपने अनुवांशिकता या वंशागत भी कह सकते हो, वंशागत और अनुवांशिकता एक ही है। तो मेंडल के जो अनुवांशिकता के नियम है उसकी विवेचना कर दी है। मेंडल ने अनुवांशिकता के 3 नियम दिए थे, याद रखना, ऑलरेडी पढ़ा दिया गया है अनुवांशिकता में जो विकास के चैप्टर में। नंबर 1 प्रभाविता का नियम, नंबर 2 पृथक्करण का नियम, नंबर 3 स्वतंत्र अभिमन का नियम, जिसमें से स्वतंत्र अभिमन का नियम हार्ड है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, ठीक है, तो अब हम लोग अगला देखते हैं। डार्विन के प्राकृतिक वर्णवाद को उदाहरण सहित समझाइए। डार्विन जी जो ने अपना प्राकृतिक वर्णवाद दिया था उसको आपको समझाना है, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 8वां नंबर क्वेश्चन, मानव नेत्र किसे कहते हैं? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार आता है। विभिन्न भागों का वर्णन लिखिए। मानव नेत्र, ह्यूमन आईज किसे कहते हैं? और इसके पार्ट जो है, बहुत सारे पार्ट है, उसे कार्निया, रेटिना, आइरिस, बहुत सारा पार्ट है, तो उन सबको मैंने पढ़ा दिया है। अगर नहीं देखे हो तो देख लेना, मानव नेत्र बाय सरमन लेक्चरर, हमारा वीडियो मिल जाएगा। तो मानव नेत्र भी आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला है प्रश्न नंबर 9, ओम का नियम लिखिए, इसका सत्यापन भी कीजिए। ओम का नियम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ओम का नियम। ठीक है, तो ओम का नियम क्या है, इसका सत्यापन भी देना है आप लोगों को, तो ये तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर तैयार करके जाना। अगर बोर्ड एग्जाम देना है आप लोगों को अच्छे से तो जरूर तैयार कर लेना, और ये आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा, क्योंकि ये आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है। फिर एक नियम है बायोसेबार्ट का नियम। बायोसेबार्ट का नियम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बायोसेबार्ट ने जो नियम दिया था उसे भी आप लोग तैयार कर लेना और इसका सत्यापन भी कर देना, जो कि आप लोग जानते हो बायोसेबार्ट का नियम बहुत ही छोटा सा नियम है और बहुत बढ़िया
है और आप लोगों को अगर विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी 2 नियम दिया था, उसे भी तैयार कर लेना। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था आज का हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो जो कि आपको पसंद आना चाहिए, क्योंकि मैंने आप लोगों को इसे बनाने के लिए 1 घंटे से ऊपर लगा दिया है। तो प्लीज स्टूडेंट, अगर चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लो और इसे कम से कम 20,000 लाइक तक जरूर ले जाना। हाँ, 20,000 से एक नाम याद आया जो कि आप लोगों को करना है स्टूडेंट, अगर वादा करो तो बताएं, ठीक है, वरना कोई फायदा नहीं है, बताएं। चलो देखो, मेरे इंस्टाग्राम आईडी है SHRAVAN शर्मन और यहां आप लोग लिखोगे 20,000। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, इस पर जाके स्टूडेंट फॉलो कर लो, उस पर आप लोगों को इंपॉर्टेंट नोट्स दिए जाएंगे और बहुत कुछ दिए जाएंगे। तो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है सरवन 20,000, ठीक है, इसको जाके फॉलो करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो कि जाके सर के चैनल को फॉलो करो जो इंस्टाग्राम आईडी है, क्योंकि उसमें मैं आप लोगों को बहुत कुछ प्रोवाइड करने वाला हूँ। ठीक है, वो केवल आपके लिए है, उसमें हमसे कुछ फायदा नहीं है, तो इसलिए आप लोग जाके फॉलो करो। अभी 100 स्टूडेंट जुड़ चुके हैं, 100 से हमें 1,000 चाहिए, जल्द से जल्द 1,000 करिए बस। थैंक यू स्टूडेंट।